समय यात्रा, टाइम ट्रैवल स्टीफन हॉकिंग के साथ। नमस्ते, मेरा नाम स्टीफन हॉकिंग है। मुझे आप भौतिक विज्ञानी, खगोलविद और एक सपने देखने वाला भी कह सकते हैं। मैं चल फिर नहीं सकता और मुझे बात भी कंप्यूटर से ही करनी पड़ती है, लेकिन मेरा दिमाग सोचने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपके सामने ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करना चाहता हूं और कुछ बड़े प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं, जैसे क्या समय यात्रा संभव है? क्या हम अतीत या भविष्य में जाने का शॉर्टकट रास्ता खोल सकते हैं? क्या हम समय का स्वामी बनने के लिए प्रकृति के नियमों का उपयोग कर सकते हैं? समय यात्रा को वैज्ञानिक पाषंड छल ढोंग माना जाता रहा है। मैं एक स्वतंत्र विचारक होने के डर से इसके बारे में बात करने से बचता रहा हूँ, लेकिन इन दिनों मैं इतना सतर्क नहीं हूँ। वास्तव में मैं उन लोगों की तरह ही हूँ जिन्होंने पाषाण युग को बनाया था। अगर मेरे पास एक समय मशीन होता तो मैं मर्लिन मुनरो और गैलीलियो को देख रहा होता, क्योंकि उन्होंने अपने दूरबीन से अंतरिक्ष देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और शायद ब्रह्मांड के अंत की यात्रा भी करता, यह पता लगाने के लिए कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड क्या समाप्त होने वाला है। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें समय को भौतिक विज्ञानी की नजर से देखने की आवश्यकता है। चौथे आयाम को इस नजरिए से देखना जितना मुश्किल लगता है, उतना मुश्किल भी नहीं है। हर सजग विद्यार्थी जानता है कि सभी भौतिक वस्तुओं, मेरी कुर्सी में भी तीनों आयाम मौजूद है। सब कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में ही निहित है, लेकिन एक दूसरी तरह की भी लंबाई है, वो है समय की लंबाई। उदाहरण के लिए एक इंसान 80 साल तक जीवित रह सकता है। पाषाण युग के पत्थर हजारों सालों से खड़े हैं और हमारा सौरमंडल अरबों वर्षों तक अस्तित्व में रहेगा। अर्थात सब कुछ समय की लंबाई के साथ अंतरिक्ष में मौजूद है। समय की यात्रा का मतलब है इस चौथे आयाम के माध्यम से यात्रा करना। इसे देखने और समझने के लिए कि इसका अर्थ क्या है, हम सोचे कि हम सामान्य रोज की तरह कार यात्रा कर रहे हैं। हम सीधी रेखा में कार चलाए तो हम एक आयाम में यात्रा कर रहे हैं, दाएं या बाएं मुड़े तो हम दूसरे आयाम को भी जोड़ रहे हैं। किसी पर्वतीय सड़क पर ऊपर या नीचे चलाए तो हम ऊंचाई को भी जोड़ रहे हैं। मतलब हम तीनों आयाम में सरलता से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पर समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? चौथे आयाम के माध्यम से हम कोई रास्ता बना सकते हैं। चलिए एक पल के लिए एक छोटे से फिल्मी विज्ञान कथा में लिप्त हो जाए। समय यात्रा की फिल्मों में अक्सर एक विशाल ऊर्जा भूखा मशीन होती है। मशीन चौथे आयाम में एक सुरंग के माध्यम से एक पथ बनाता है। एक समय यात्री, एक बहादुर या शायद मूर्ख, जो कि कौन जानता है, इसके लिए तैयार है। समय सुरंग में कदम रखता है और दूसरी तरफ उभरता है। क्या पता कब और कहां उभर रहा है। इस अवधारणा को दूर किया जा सकता है और वास्तविकता इससे बहुत अलग हो सकती है, लेकिन यह विचार स्वयं इतना पागल नहीं है जितना इसे समझा जाता है। आज भौतिक विज्ञानी समय में भी सुरंगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक अलग कोण से देखता हूँ। हम सोचते हैं कि भूत या भविष्य में जाने का रास्ता प्रकृति के नियमों में कभी संभव नहीं हो सकता। यह पता चला है, हमें भी लगता है कि वे अस्तित्व में है। हमने उन्हें एक नाम भी दिया है, वर्महोल, वर्महोल। सच्चाई यह है कि हमारे आसपास भी वर्महोल मौजूद है, केवल देखने के लिहाज से बहुत छोटे हैं। वर्महोल बहुत ही सूक्ष्म है, वे स्थान और समय के दरारों और छेदों में पाए जाते हैं। आपको यह बहुत कठिन अवधारणा लग रही होगी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ बने रहे। वर्महोल यानी श्वेत विवर। वर्महोल एक सैद्धांतिक सुरंग या शॉर्टकट रास्ता होता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत भी भविष्यवाणी करता है कि वर्महोल अंतरिक्ष और समय को दो जगहों से जोड़ता है। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा स्थान और समय को खींचता है, जो एक सुरंग के रूप में एक और ब्रह्मांड में उभर सकता है। वर्महोल केवल काल्पनिक ही रहते हैं, वे जाहिर नहीं होते, इसलिए कभी भी देखा नहीं गया है। लेकिन फिल्मों में समय यात्रा के लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोग किया जाता रहा है, जैसे स्टारगेट 1994, टाइम बैंडिट्स 1981 इत्यादि।
ब्रह्मांड में कुछ भी सपाट या ठोस नहीं होता। यदि आप किसी चीज को काफी करीब से देखेंगे तो आपको उसमें सूक्ष्म छेद और झुर्रियां दिखेगी। यह एक बुनियादी भौतिक सिद्धांत है और यह समय पर भी लागू होता है। यहाँ तक कि एकदम चिकनी पुल गेंद पर भी आपको छोटे छेद, दरार और झुर्रियां दिखेगी। 3 आयामों में यह सिद्धांत दिखाना बड़ा आसान है, लेकिन आप मेरा विश्वास करें, यह सिद्धांत चौथे आयाम के लिए भी सत्य है। समय में भी छोटे दरार, छेद और झुर्रियां मौजूद है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर, अणुओं से भी छोटे, परमाणुओं से भी छोटे। एक ऐसी अवस्था जिन्हें हम क्वांटम अवस्था कहते हैं, यह वे जगह है जहां वर्महोल मौजूद है। अंतरिक्ष और समय में यह सूक्ष्म सुरंग लगातार बनते और नष्ट होते रहते हैं। ये वास्तव में 2 अलग अलग स्थानों और 2 अलग अलग समय को जोड़ते हैं। दुर्भाग्यवश हम वास्तविक जीवन में किसी वर्महोल से नहीं गुजर सकते क्योंकि इसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। लेकिन फिल्मों में वर्महोल टाइम मशीन की धारणा बहुत प्रबल है। वर्महोल पर अधिकार करने के लिए आपको उसे बड़ा बनाना होगा ताकि मानव या कोई यान इसमें प्रवेश कर सके। पर्याप्त शक्ति और उन्नत तकनीक को देखते हुए शायद अंतरिक्ष में एक विशाल वर्महोल बनाया जा सकता है। मैं यह दावे से नहीं कह रहा हूँ कि यह किया ही जा सकता है, लेकिन यदि यह बनाया गया तो वास्तव में यह उल्लेखनीय मशीन होगा। इसका एक छोर पृथ्वी के पास और दूसरा छोर दूर किसी ग्रह के पास भी हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से यह एक समय सुरंग की कहलाएगा। इतिहास में सबसे तेज चलने वाला वाहन अपोलो था। यह 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था, लेकिन समय यात्रा के लिए हमें इससे भी 2000 गुना और तेज गति से आगे बढ़ना होगा। मुझे पता है 4 आयामों में सोचना आसान नहीं है, यह एक मुश्किल अवधारणा है। समय यात्रा से जुड़े वेरादबस पैराडॉक्स। मुझे सरल प्रयोग करना बहुत पसंद है और शैंपेन भी। मैंने सोचा एक सरल प्रयोग करता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि मानव समय की यात्रा वर्महोल के माध्यम से संभव है या नहीं। मान लीजिए मैं एक पार्टी दे रहा हूँ भविष्य के यात्रियों के स्वागत के लिए। मैं तब तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक कि पार्टी समाप्त न हो जाए। मैंने इसके लिए एक निमंत्रण पत्र भी तैयार किया है जो समय और स्थान का सटीक निर्देशांक देता है। मैं आशा करता हूं कि किसी रूप में भविष्य में रहने वाले कोई एक व्यक्ति को मेरी निमंत्रण की जानकारी मिले और वे मेरी निमंत्रण पार्टी में आने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करेगा और साबित करेगा कि समय यात्रा हो सकती है। मेरा समय यात्री मेहमान अब किसी भी समय यहाँ आने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन यह क्या? कोई भी नहीं आया। कितनी शर्म की बात है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि भविष्य की कोई मिस यूनिवर्स समय यात्रा कर मेरे दरवाजे पर आएगी, लेकिन मेरा प्रयोग असफल रहा। मेरा प्रयोग किन कारणों से असफल रहा? कारण है अतीत या भविष्य की समय यात्रा के साथ एक प्रसिद्ध समस्या जिसे हम वेरादबस पैराडॉक्स कहते हैं। विरोधाभास सोचने के लिए बड़ा मजेदार विषय है। सबसे प्रसिद्ध है दादा वेरादबस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, लेकिन मेरे पास एक नया और सरल संस्करण है जिसे मैं पागल वैज्ञानिक वेरादबस मत साइंटिस्ट पैराडॉक्स कहता हूँ। मैंने देखा है फिल्मों में वैज्ञानिकों को अक्सर पागल के रूप में वर्णित किया जाता रहा है, लेकिन इस मामले में यह सत्य है। आप कल्पना करें, किसी तरह उस वैज्ञानिक ने एक वर्महोल बनाया है। यह समय सुरंग सिर्फ 1 मिनट ही आपको अतीत या भविष्य में ले जा सकता है। वर्महोल के जरिए वह वैज्ञानिक खुद को देख सकता है क्योंकि 1 मिनट पहले बाद भी उसका अस्तित्व है। लेकिन क्या होगा यदि हमारे यह वैज्ञानिक अपने आप को ही गोली मारने के लिए वर्महोल का उपयोग करे? मान लीजिए उसने खुद को गोली मारने के लिए वर्महोल का प्रयोग किया और अब वह मर चुका है, तो सवाल है उसे किसने शूट किया? यही विरोधाभास है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। इस प्रकार की मशीन उस मौलिक नियम का उल्लंघन करती है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। मेरा मानना है इस तरह से भूत या भविष्य में समय यात्रा नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी समय यात्रा तो ब्रह्मांड में अराजकता को जन्म दे देगी और हमारे पास उसे समझने या रोकने के लिए कुछ नहीं होगा। हमारे वैज्ञानिक कभी भी ऐसी स्थिति में वर्महोल के माध्यम से खुद को कभी गोली नहीं मार पाएंगे। इस मामले में मैं यह कहने के लिए माफी चाहता हूँ कि वर्महोल ही समस्या है।
अंत में मुझे लगता है कि इस तरह के वर्महोल मौजूद ही नहीं हो सकते जो आपको अतीत या भविष्य की सैर करा सके। यही वास्तविक कारण है कि कोई भी मेरी निमंत्रण पार्टी में समय यात्रा कर नहीं आ सका। हम किसी भी माध्यम से भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम भूतकाल या भविष्यकाल को बदलने लगेंगे और यही हम विरोधाभास को उत्पन्न कर देंगे। बहुत दुख की बात है, ऐसा लगता है कि समय यात्रा कभी नहीं होने वाली है। डायनासोर के शिकारियों के लिए यह बहुत निराशा की बात है, जबकि इतिहासकारों के लिए यह राहत की बात होगी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे समय यात्रा में अभी भी विश्वास है, वो है भविष्य में यात्रा। समय एक नदी की तरह बहती है। मेरा कहने का मतलब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गति से बहती है और यही भविष्य में यात्रा करने की चाबी है। यह विचार 100 साल पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। उन्हें एहसास था समय कहीं पर तेज तो कहीं पर धीमी गति से चलता है, और यह बिल्कुल सही भी है। इसके सबूत हमारे सर के ऊपर अंतरिक्ष में ही मौजूद है। यह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS है, 31 उपग्रहों का एक जाल जो पृथ्वी के कक्षा में चारों ओर मौजूद है। एक उपग्रह ही दूसरे उपग्रह को दिशा का ज्ञान कराते हैं, और वे यह भी बताते हैं कि समय पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में तेज गति से चलता है। प्रत्येक अंतरिक्ष यान के अंदर एक बहुत की सटीक घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक लगी होती है, लेकिन इतने सटीक होने के बावजूद 31000000000 सेकेंड का अंतर प्रत्येक दिन अंतरिक्ष घड़ियों और पृथ्वी के GPS उपकरणों में आ जाता है। GPS प्रणाली सही कार्य करे, इसके लिए प्रत्येक क्षण इस अंतर को समाप्त किया जाता है, अन्यथा यह समय का छोटा अंतर पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है, जिससे कारण पृथ्वी का हर GPS उपकरण में 6 मील का अंतर आ जाएगा। यह अंतर आपके पूरे संचार व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। आप इतनी तबाही की कल्पना तो कर ही सकते हैं। यह घड़ियों की गलती नहीं है, वास्तव में धरती की तुलना में अंतरिक्ष में समय ही तेज चल रहा होता है। इस असाधारण प्रभाव का कारण है पृथ्वी का द्रव्यमान। आइंस्टीन को पता था द्रव्यमान समय को फैला देता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। यह चौंकाने वाली वास्तविकता ही भविष्य के लिए समय यात्रा की संभावनाओं के दरवाजे को खोलती है। ब्लैक होल यानी श्याम विवर हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र में ही हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल ब्लैक होल है, जिसका द्रव्यमान 4 मिलियन सूर्य के द्रव्यमान जितना है। यह अपने ही गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक बिंदु में ही सिमटा जा रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इस तरह के ब्लैक होल का समय पर बड़ा ही नाटकीय प्रभाव पड़ता है। यहाँ समय आकाशगंगा की तुलना में बहुत धीमा हो जाता है। यह एक प्राकृतिक समय मशीन है। मैं कल्पना करता हूँ कि कोई अंतरिक्ष यान इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचकर इसकी परिक्रमा करके कैसे इस घटना का लाभ लेने में सक्षम हो सकता है। यदि यह सक्षम हो तो वास्तव में वे समय में यात्रा कर रहा होगा। मान लीजिए एक अंतरिक्ष यान उस ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की एक अंतरिक्ष एजेंसी उसे नियंत्रित कर रही है। अंतरिक्ष एजेंसी देख रही है कि उस ब्लैक होल का एक चक्कर लगाने में अंतरिक्ष यान को 16 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन उस अंतरिक्ष यान में बैठे लोगों के लिए उस विशाल ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाएगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक चरम पर होगा। अंतरिक्ष यात्री हर 16 मिनट की कक्षा के लिए वे केवल 8 मिनट समय का ही अनुभव करेंगे। इस प्रकार वे यात्री समय में यात्रा कर रहे होंगे। कल्पना कीजिए, यदि वे 5 वर्ष तक उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहे तो पृथ्वी पर 10 वर्ष बीत चुके होंगे। यदि वे 5 साल बाद पृथ्वी पर लौट कर आएंगे तो उनके समान उम्र के दोस्त उनसे 5 साल बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार ब्लैक होल एक शानदार समय मशीन है, लेकिन मुझे पता है यह बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। लेकिन एक फायदा भी है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं आता। साथ साथ यह विकिरण से अपने आप को नष्ट भी नहीं करता, परंतु यह बहुत खतरनाक कार्य है। सौभाग्य से समय की यात्रा करने का एक और तरीका है, वे है वास्तविक समय यात्रा मशीन बनाना। यह हमारी आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है। बस आपको बहुत तेज यात्रा करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा तेज।
इस ब्रह्मांड के बारे में एक और अजीब तथ्य है, वो है खगोलीय गति सीमा 1,86,000 मील प्रति सेकंड। इसे प्रकाश की गति सीमा भी कहा जाता है। इससे अधिक गति कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। यह विज्ञान का सबसे अच्छा स्थापित सिद्धांत में से एक है। आप प्रकाश की गति के निकट यात्रा करके भी समय यात्रा कर सकते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक काल्पनिक विज्ञान परिवहन प्रणाली का एक सपना देखते हैं। एक ट्रैक की कल्पना करते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर बिछी है। अब हम एक काल्पनिक ट्रेन का उपयोग प्रकाश के गति के जितना करीब संभव हो करने जा रहे हैं। देखिए यह समय यात्रा मशीन कैसे बनता है। उस ट्रेन में समय यात्री भी है। ट्रेन चलना शुरू करती है तेज और तेज गति से। जल्द ही यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। प्रकाश की गति की लगभग गति प्राप्त करने के लिए उसे बहुत तेज चलना होगा, प्रति सेकंड पृथ्वी के 7 चक्कर। हमें पता है यह ट्रेन प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि भौतिकी के नियम इसे ऐसा करने नहीं देंगे, लेकिन लगभग गति तक तो पहुंचा ही जा सकता है। बस उस अंतिम गति पर सब कुछ असाधारण होने लगेगा। समय उस ट्रेन पर बहुत ही धीमा बहने लगेगा क्योंकि समय उस गति सीमा की रक्षा करता है। आप कल्पना कीजिए, यदि एक बच्ची ट्रेन की गति की दिशा में दौड़ने लगे तो ट्रेन की गति में उसकी भी गति जोड़ दीजिए, तो क्या वे बच्ची गलती से ही सही उस गति सीमा को तोड़ देगी? इसका जवाब है नहीं। समय अपनी रफ्तार को कम करके उसे उस गति को पार नहीं करने देगा। वह बच्ची चाहे कितनी भी तेज क्यों न दौड़े, उस गति सीमा को पार नहीं कर सकती। आप कल्पना कीजिए, ट्रेन 1 जनवरी 2050 को स्टेशन से निकली और लगातार पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। अंत में 1 जनवरी 2150 को वापस अपने स्टेशन पर आ जाती है। इस दरमियान 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन ट्रेन पर बैठे यात्रियों के लिए यह समय केवल 1 सप्ताह का ही होगा। जब वे यात्री स्टेशन से बाहर आएंगे तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया उनके सामने होगी, क्योंकि उन्होंने 7 दिनों में ही धरती के 100 साल का सफर तय कर लिया होगा। ऐसे में वे लोग वास्तव में काल यात्री कहे जा सकते हैं। बेशक एक ऐसी गाड़ी बनाना जो कि इतनी गति तक पहुंच सके काफी असंभव है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में दुनिया के सबसे बड़े कण त्वरण प्रयोगशाला CERN को बनाया गया है। यह काफी हद तक इस काल्पनिक ट्रेन की तरह ही है। यह भूमिगत एक वृत्ताकार सुरंग है जो 16 मील लंबी है। जब विद्युत शक्ति से किसी कण को त्वरित करते हैं तब वे 0 से 7000 मील की गति 1 सेकेंड में प्राप्त कर लेती है। जब शक्ति को बढ़ाया जाता है तब वे बहुत तेज गति करने लगता है, लगभग 11,000 चक्कर प्रति सेकंड टनल। लेकिन वह भी प्रकाश गति तक नहीं पहुंचता। वे भी प्रकाश गति सीमा के लगभग 99.99% गति ही प्राप्त कर पाता है, लेकिन इस गति पर भी वह समय में यात्रा करने लगता है। एक कण है P-मैसन, इसकी जीवन अवधि बड़ी ही अल्प होती है, लेकिन जब यह कण प्रकाश गति सीमा के लगभग गति प्राप्त करता है तब इसकी आयु 30 गुनी तक बढ़ जाती है। वास्तव में यह बड़ा ही रोचक तथ्य है और आसान सा लगता है। अगर हम भविष्य में यात्रा करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ तेजी से जाने की जरूरत है, वास्तव में बहुत ही तेज। मुझे लगता है यही एकमात्र तरीका है और मैं भविष्य में ऐसी किसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता। इतिहास में सबसे तेज गति वाला मशीन अपोलो 13 25,000 मील घंटे की गति प्राप्त कर चुका था, लेकिन हमें समय यात्रा करने के लिए इससे भी 2000 गुना तेजी से आगे बढ़ना होगा। ऐसा करने के लिए हमें बहुत बड़े अंतरिक्ष यान की जरूरत होगी। वास्तव में भारी अंतरिक्ष यानों को बड़ी मात्रा में ईंधन की भी जरूरत होगी, इसलिए इसे बहुत बड़ा बनाना होगा। ब्रह्मांडीय गति सीमा की लगभग गति प्राप्त करने के लिए इसे अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ना होगा। लगभग 6 वर्षों के बाद यह प्रकाश के लगभग गति को प्राप्त करने लगेगा। शुरू में इसकी गति काफी धीमी होगी क्योंकि अंतरिक्ष यान बहुत बड़ा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाएगी। 2 सालों के बाद यह हमारे सौरमंडल के बाहर चला जाएगा। इसकी गति लगभग प्रकाश के गति की आधी होगी। जब यह यान हमसे 30 ट्रिलियन मील दूर होगा तब यह 90% प्रकाश गति को प्राप्त कर चुका होगा। तब उसे प्रक्षेपित किए 4 साल बीत चुके होंगे।
6 साल बाद यह यान प्रकाश गति के 99.99% गति को प्राप्त कर लेगा। तब उस यान पर बिताए एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर हो जाएगा। अब हमारा यान वास्तव में भविष्य की सैर कर रहा होगा। समय धीमा होने का एक और लाभ भी है, हम सैद्धांतिक रूप से एक जीवनकाल में असाधारण दूरी तय कर सकते हैं। आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक हमें जाने में सिर्फ 80 साल ही लगेंगे। हमारी यह समय यात्रा हमें यह भी बताएगी कि ब्रह्मांड कितना विचित्र है। यह ब्रह्मांड जहां समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दर से चलता है, अंततः हम चौथे आयाम के माध्यम से समय यात्रा करने के लिए भौतिक के नियम और अपनी समझ का उपयोग तो कर ही सकते हैं। स्रोत: सोर्स: टाइम ट्रैवल विद स्टीफन हॉकिंग।